नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। और आज बात छत्तीसगढ़ में अमित शाह के दौरे पर हो रही सियासत को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे से 2 दिन पहले जहां 103 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, तो वहीं कांग्रेस ने अमित शाह के दौरे को भाजपा की कथित अंतर्कलह से जोड़ दिया है। नक्सलियों के सरेंडर को 2026 के मार्च तक नक्सली समस्या खत्म करने की डेडलाइन और अमित शाह की चेतावनी से जोड़ा जा रहा है। अमित शाह का कहना है कि नक्सली सरेंडर करेंगे तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, मगर जो सरेंडर नहीं करेंगे उन्हें गोलियों का सामना करना होगा। इधर अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं कि गृह मंत्री शाह का ये दौरा भाजपा के भीतर चल रही अंतर्कलह के कारण है। क्या सचमुच भाजपा के भीतर अंतर्कलह चल रही है या मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सब कुछ शांत हो गया था? और अमित शाह के दौरे के समय इतनी बड़ी तादाद में जो नक्सलियों के बीच ने जो सरेंडर किया है, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं? तमाम सवालों के जवाब लेंगे, उससे पहले बयानों पर एक नजर। बिल्कुल, जब से हम लोग सरकार में हैं तब से आप लोग देख रहे हैं कि नक्सलवाद के साथ खिलाफ में लड़ाई में लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है और 450 से ज़्यादा नक्सली न्यूट्रलाइज भी हुए हैं और पुनर्वास नीति भी हम लोग अच्छा दिए हैं, तो उसका भी लाभ हो रहा है और लगातार आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। 1500 से ज़्यादा पहले ही कर चुके थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले 70-71 एक साथ आत्मसमर्पण किए और कल 103 किए हैं। तो ये अच्छा है। वो लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन 3 तारीख को रात को छत्तीसगढ़ में होगा। वो यहाँ पर रुक करके और फिर 4 तारीख की सुबह जगदलपुर जाएंगे। जगदलपुर में जाकर के दंतेश्वरी माई के दर्शन जगदलपुर में जो मंदिर है वहाँ करेंगे और उसके बाद सिरहासार भवन में मांझी मुरिया दरबार होना है, जिसमें बस्तर के पुराने प्रशासनिक तंत्र के मानबिंदु, मांझी, चालकी, पुजारी, गायता, पेरमा सब रहेंगे। उसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मिलित होंगे। उसके बाद एक स्वदेशी मेला है, स्वदेशी मेला में जाएंगे। स्वदेशी मेला के बाद ऐसे ही सारे ही मांझी, मुरिया, गायता, पेरमा पुजारियों के साथ उनका भोजन है और भोजन के बाद लगभग 3 बजे उनका प्रस्थान कि आज अमित शाह जी रायपुर भी आ रहे हैं और कल बस्तर जाएंगे। कहीं न कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भाजपा में असंतोष और गुटबाजी चरम पर है। वरिष्ठ विधायक अपनी उपेक्षा से कहीं न कहीं नाराज है और नाराज होकर पूरी तरह से लामबंद हो गए और सरकार पर कहीं न कहीं खतरा मंडरा रहा है। सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कानून व्यवस्था फेल हो चुका है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है। इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए अमित शाह जी आज रायपुर आकर रुक रहे हैं और कल बस्तर जाएंगे। बस्तर तो एक बहाना है और डैमेज कंट्रोल करना ही उनका मेन निशाना है। बिल्कुल। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद कुमार शर्मा बीजेपी से, अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रमोद जी, किस तरह से देखा जाए केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर? वैसे दिग्गज नेता है, जाहिर तौर पर उनके दौरे को लेकर बयानबाजियां तो होती है, लेकिन दीपक बैज जो सवाल उठा रहे हैं कि मनमुटाव है अभी भी। पहले 14 मंत्री, उसके बाद पोर्टफोलियो का रीएलोकेशन हुआ, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में अभी भी दिग्गज नेता नाराज है। इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुद्दाविहीन है और बिना सिर पैर के बात करते रहती है। अभी मैं आपके टीवी के माध्यम से उनका बाइट देख रहा था दीपक बैज जी का। वो पता नहीं क्या बिन सिर पैर के बात कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा अमित शाह जी का, जो हमारे छत्तीसगढ़ को इतने नक्सलाइट समस्या को इतना सीरियसली लिया और संयुक्त रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके जो नक्सली उन्मूलन का जो अभियान चलाया। आज देखिए बस्तर पूरा नक्सली मुक्त होने की स्थिति में है। ये वो दिन दूर नहीं है कि जब नक्सली सिर्फ इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। अब इनको तो जिनके बयान से लग रहा था, माननीय दीपक बैज जी अपने पार्टी को देखे, जहां 36 टुकड़े में बटी हुई है कांग्रेस पार्टी, खुलेआम सड़क में लड़ रहे हैं। ये तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। उनकी सरकार में जब केंद्र में थी
तब आप उनके केंद्रीय मंत्री कभी यहाँ आते नहीं थे। ये तो अमित शाह जी है जो इतना गंभीरता से लेते हुए, नक्सली समस्या को लेते हुए छत्तीसगढ़ के लिए समय दे रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, नक्सली उन्मूलन के लिए जो काम कर रही है प्रशंसनीय है, सराहनीय है। प्रमोद जी, लेकिन देखिए, क्योंकि अमित शाह जी का सीधा दखल है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, और लंबे समय से कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर ये माना जा रहा था कि कुछ सीनियर नेता जो है वो थोड़ा नाराज चल रहे हैं, और ऐसे में उनके साथ भी बातचीत करने के लिए अमित शाह जो है, जो बात दीपक बैज जी कह रहे हैं उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर इतने बड़े नेता आ रहे हैं तो पार्टी की राजनीति को लेकर डिस्कशन तो होगा ही। देखिए, ये ख्याली पुकार बना रहे हैं कांग्रेस वाले। आप बताइए कहाँ नाराजगी है? किसी नेता का क्या कोई वक्तव्य आया है, कोई बाइट आया है किसी का? आप बताइए ना, ऐसा कुछ ऐसा घटना घटा होगा तो। बल्कि इनके नेता के देखिए, मंच में खुलेआम एक महंत जी को इशारा करते हुए सीधा बोलते कि हम कोई चमचा नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी के नेता है। उनके मुख्यमंत्री जी भरी सभा में बोलते हैं आज के बाद किसी मंत्री को हम काम नहीं किया, ऐसा नहीं बोलना है, बल्कि खुलेआम इन लोग बोलते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई वक्तव्य आया है क्या जिसमें आपको लगा होगा कोई गुटबाजी है? ये तो सिर्फ इसी में खुश है, एक नया काल्पनिक घटना तैयार कर लेते हैं और इसी में खुश है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा किसी प्रकार कोई गुटबाजी नहीं है, और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए आ रहे हैं अमित शाह जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभिमन्यु जी, क्या कहेंगे इस पर? दीपक बैज जी के इस दावे में कितनी सच्चाई है? वो यही तो पूछ रहे हैं कि इस तरह की कौन सी घटनाएं आप याद दिलाइए जो उनके इस दावे को पुख्ता करती है। और साथ में नक्सलियों को लेकर जो बयान दिया, नक्सलवाद में तो अभी 103 नक्सलवादियों ने एक दिन पहले ही सरेंडर किया है, मास सरेंडर हो रहे हैं, तो यहाँ तो एक सफलता मिली है मौजूदा सरकार को। जी अभिषेक जी नमस्कार, आपको, प्रमोद जी को नमस्कार, रमेश जी को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बिल्कुल सफलता जो पाई है, चाहे वो सरकार हो जिसकी भी हो, वो हम हमेशा काबिले तारीफ होती है। और जो नक्सल समस्या असल में छत्तीसगढ़ की, वो तो इतनी पुरानी है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का के बनने से और पहले की समस्या ये है, और बहुत लंबी लड़ाई छत्तीसगढ़ के वासियों ने, बस्तर वासियों ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी है। हालांकि आज ये सरकार कहती जरूर है कि आगे हम 2 साल में सब कुछ खत्म कर देंगे और 2 साल में सब कुछ कर रही है। खुद भी भूल जाते हैं कि 15 साल तक तो इन्होंने ही राज किया था। उसके पहले भी छत्तीसगढ़ के अंदर में जब नक्सल समस्या जटिल से जटिल होती गई, और 2011-12 में जब सबसे पीक में पहुंची तब भी इन्हीं की सरकार थी। और ऊपर से हमारे ऊपर यह जो आरोप लगाते हैं, तो वो सारे तो मिथ्या है। अब मामले में आते हैं जो अमित शाह जी का दौरा है, तो कहीं ना कहीं देखिए, शुरुआत से जब से छत्तीसगढ़ में भी सरकार आई है, 2 साल हुए हैं, कहीं ना कहीं लगातार रेकी चली रही है बस्तर की। और वहां जा जाके कौन से संसाधन है, क्या है, आपने देखा होगा अडानी प्रदेश बनाई दिया है छत्तीसगढ़ को। तमनार से लेकर हसदेव से लेकर पूरा मामला सब जगह उठा हुआ है। अडानी सब मामला चल रहा है। नंदराज पर्वत की स्थिति देख लीजिए, वहां का मामला भी ये लोग अभी स्पष्ट नहीं है। और बहुत सारी चीजें हैं। अब उसके अलावा जो ये दीपक बैज जी कह रहे थे, तो क्या गलत कह रहे थे कि भीतर खाने अगर भारतीय जनता पार्टी के ये टकराव ना होता तो क्या इतना समय इनको क्यों लगता मंत्री बनाने में अपने? और उसके बाद भी जो मंत्री बनाए गए हैं, उसका जो बनना चाहते थे, जैसे बहुत सीनियर नेता है, जैसे चंद्राकर जी बनना चाहते थे मंत्री, राजेश मुणत जी मंत्री बनना चाहते थे, बहुत बड़े नेता भिड़े भी हुए थे उनके लिए। तो कई सारी अंदर नहीं, पर अभिमन्यु जी, ये तो स्ट्रैटेजिक था ना। इस बार कितने सारे नए विधायक और मंत्री बने हैं बीजेपी में, एक नई लीडरशिप, यंग लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अकस्मात तो नहीं लगता है। तो सोची समझी जो रणनीति है उसी के तहत बनाया जा रहा है मंत्री। नहीं, बिल्कुल, जो भी देखिए रणनीति भारतीय जनता पार्टी की जो भी हो, हमें उससे क्या आपत्ति होगी। अपनी अपनी सरकार चलाने की अपनी हर की टेक्निक होती है, वो चलाते हैं। लेकिन जो विरोधाभास यहाँ पे हो रहा है ना, हमारी कहना उस पे है। जैसे कि जो लगातार बड़े नेता लेटर लिखते हैं, और विधानसभा में अजय चंद्राकर जी तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका खुद ही संभाल लेते हैं। तो उसके बाद ऐसी सारी चीजें जो होती हैं, अभी कभी बृजमोहन अग्रवाल जी बयान दे देते हैं किसी मंच से जाके कि मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। तो कौन खत्म करना चाह रहा है उनकी राजनीति? तो ये सारी चीजें जो है सवाल हैं। तो देखिए, प्रमोद जी कह रहे थे किसने बयान दिया या किसने क्या किया, तो बयानबाजी नहीं होती है। और बल्कि हमारी कांग्रेस पार्टी में ये बात है कि लोग खुलकर अपनी बातें कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये बात नहीं है। अगर किसी को कष्ट हो तो कोई खुलकर नहीं कह सकता अपनी बातें। हमारी पार्टी में तो देखिए, चलिए ठीक है, मनभेद कई बार होता है, फिर ठीक हो जाता है, वो सारी चीजें चलती रहती। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं तो मानता हूं एक एकदम कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, मनभेद सब में होते हैं। लेकिन वही है, तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी जो है उसको भी जो बात करने और उस मतभेद को निपटाने भी आ रहे हैं। ये जो दीपक बैज जी कह रहे हैं, इसमें बिल्कुल कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं वो। तो क्योंकि संभालने की जरूरत तो है। आज जो सरकार की स्थिति आप स्वयं देखें, यहाँ हमारे जिले में
महतारी एक्सप्रेस में शराब पकड़ा रही है। अब बताइए, महतारी एक्सप्रेस जो कि प्रसूताओं को ले जाने के लिए अस्पताल के लिए उपयोग की जाने वाली एक इतनी बड़ी चीज है, उसमें शराब तस्करी हो रही है। पूरे जिले भर में 112 है, उसमें से 9 तो खराब पड़ी, हमने आंदोलन किया। तो और उसके अलावा जो बाकी स्थितियां हैं, अभी हम लोग जहां गए थे, गौ सेवकों के साथ गए थे, उनका आक्रोश फूटा है ये वेटनरी विभाग के ऊपर। और अभी सीएम साहब ने जो मीटिंग ली थी, उसमें गायों को जो रोड से हटाने की बात की, वो भी कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। तो कहीं नहीं पूरी तरह से ठीक है, सकता ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लौटूंगा अभिमन्यु जी। रमेश पांडे जी, पहले मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा था, तब कांग्रेस यही सवाल उठा रही थी कि देखिए मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। अब होने के बाद ये कह रहे हैं कि नेताओं में मनमुटाव है। हालांकि ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ पोर्टफोलियोज का, उसमें कई सीनियर नेताओं को कई महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। तो इन तमाम चीजों को देखें तो क्या सच्चाई है दीपक बैज जी के दावों को लेकर? क्या सच में कुछ नेता ऐसे हैं जिनमें मनमुटाव है, या इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये जो बड़ी सफलता मिली नक्सलियों को लेकर, उससे कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र में बुनाने की कोशिश हो रही है? देखिए अभिषेक जी, जो अमित शाह जी का दौरा हो रहा है, उसके 2 मूल बिंदु हैं, और दोनों मूल बिंदु पर चर्चा नहीं हो पा रही है। मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। मैं सबसे पहले अपने दोनों भाइयों को और आपको सभी दर्शकों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं। आप देखिए, अमित शाह जी का जो दौरा हो रहा है छत्तीसगढ़ में, वो बट नेचुरल है कि राजनीतिक दिग्गज हैं और केंद्र सरकार में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक नक्सलियों के खिलाफ अहम अभियान चला रहे हैं। तो इन सब चीजों से बातचीत होना स्वाभाविक है। लेकिन उनका जो प्रमुख दौरा है छत्तीसगढ़ का आज का कल का, वो सांस्कृतिक दौरा, उसका कोई राजनीतिक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, और कोई नक्सलियों से जुड़े भी प्रकरण पे मेरे ख्याल से उनका कोई अभियान नहीं है। तो रमेश जी, क्या इसे शेयरली कोइंसिडेंस माने कि उनके दौरे के ठीक एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार 103 नक्सली एक साथ सरेंडर कर रहे हैं? मेरी पूरी बात सुने जी। वो बस्तर दशहरे में शामिल होने आ रहे हैं। बस्तर दशहरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मोरिया दरबार जी। उस मोरिया दरबार में शामिल होंगे और मोरिया दरबार मेंबर से पूजन करेंगे। तो ये पहली बार हो रहा है कि देश का गृह मंत्री बस्तर के दशहरे में औपचारिक रूप से शामिल हो रहा है, और एक बड़े इवेंट में वो शामिल होकर के मेरे ख्याल से बस्तर वासियों का एक भरोसा कायम करना उनका इसके पीछे लक्ष्य है। दूसरा जो बिंदु सवाल उठ रहा है वो है, ननकीराम कंवर जी ने भी कल की डेट ही रखी है कि 4 तारीख से सीएम साहब के सीएम हाउस पर घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। तो ये जो दूसरा बिंदु है, ये अमित शाह के दौरे पर जो दीपक बैज जी का बयान आया, उसको थोड़ा सा बल देता है कि भाई ननकीराम कंवर जी सामान्य व्यक्ति नहीं है जी। ननकीराम कंवर के कारण ही कांग्रेस की सरकार यहाँ से पदच्युत हुई, कांग्रेस सरकार गंवाई, अपनी सत्ता को गंवाई। तो ननकीराम कंवर जी अगर नाराज हैं, सत्ता से नाराज है, मुख्यमंत्री के कदमों से नाराज है, या अधिकारियों से नाराज है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसे बड़े सीरियसली, गंभीरता से लेने की जरूरत है। प्रमोद जी, आप बोल रहे थे कि ऐसी घटना गिनाई, रमेश जी ने गिना दी, क्या कहेंगे इस पे? अभी बैठे कहाँ हैं धरना में? ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। और ननकीराम जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और कुछ नाराजगी अगर होगा भी किसी अधिकारी के प्रति, तो उनको हमारे वरिष्ठ नेता समझा मुझा के उनका मांग को पूरा कर देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हमारे प्रवक्ता महोदय, हमारे भाई बोल रहे थे अभिमन्यु भाई जी, तो उनको मैं जवाब देना चाहूंगा कि आप लोग हर बात में अडानी पे कहे आ जाते हैं। जहां भी देखो अडानी अडानी अडानी, जहां भी कुछ भी हो तो अडानी अडानी। लोग अडानी से आप थोड़ा सा बाहर निकलिए। और जैसे कि आप बता रहे थे कि हमारे कांग्रेस पार्टी में खुल के बोल सकते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं, तो उनको माननीय प्रवक्ता महोदय, उन्हें अनुशासन कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। यहाँ पार्टी प्रधान होता है, यहाँ कार्यकर्ता छोटे होते हैं, और आपके यहाँ नेता बड़े होते हैं, कार्यकर्ता छोटे होते हैं। ये जमीन और आसमान का बेसिक अंतर है। लेकिन प्रमोद जी देखिए, अगर पार्टी के 2 नेताओं के बीच में कुछ मनमुटाव हो तो वहां थोड़ा मामला जटिल हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी क्या स्थिति है कि आपकी पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता जो है वही खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं प्रशासन से या पुलिस से? नहीं, कोई प्रताड़ित
नहीं वो कर रहे हैं। उनको थोड़ा नाराजगी, छोटी मोटी नाराजगी होती है। ननकी राम कंवर जी के थोड़ा सा नाराजगी है, उसके हमारे सीनियर सुलझा लेंगे, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जैसे कि इनके पार्टी में होता है, जो खुले मन से एक दूसरे को लाठी चलाते रहते हैं, डंडा चलाते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और यहाँ इस तरीके से गुटबाजी और एक दूसरे के प्रति अभद्र टिप्पणी करना, ये भारतीय जनता पार्टी के परंपरा नहीं है। और रही हमारे माननीय अमित शाह जी के दौरे की बात कर रहे थे, तो अभी ये बड़ा गर्व की बात है। अभी हमारे पत्रकार महोदय जी बता रहे हैं, आप सुनिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है कोई केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में एक दशहरा उत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, आदिवासी का मान बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, और कितनी बड़ी बात है। ये खुशी होना चाहिए इनमें, हमारे केंद्र नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के प्रति इतना संवेदनशील है, हर मुद्दे पे विचार कर रही है, समस्या का समाधान कर रही है, लोगों के साथ खड़ी है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, अभिमन्यु जी क्या कहेंगे इस पर? और साथ में ये बात भी तो सही है कि देखिए 19 सितंबर को इनविटेशन देने गया था यहाँ से बीजेपी का एक दल, और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, धार्मिक कार्यक्रम के लिए न्योता दिया गया था। क्यों कांग्रेस से दिल का ताड़ बना रही है? क्यों इसे इस मुद्दे से हटाने की कोशिश हो रही है? एक आदिवासियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे, एक पॉजिटिव मैसेजिंग ही है समाज के लिए। नहीं, देखिए, अगर शामिल होए कोई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस नियत से शामिल होते तो और भी अच्छा होता। देखिए, अभी बताया जैसे कि पत्रकार जी रमेश जी कह रहे थे कि जो मामला आया, लेटर देखा गया, धरने की बात की गई, धरने बैठे नहीं है कह रहे हैं प्रमोद जी, लेकिन यहाँ तक की नौबत ही क्यों आई? जब इतने वरिष्ठ नेता हैं आपके, वो यहाँ तक की नौबत उनको लेटर लिखने की, इसकी चेतावनी देने तक की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। यहाँ तक कि एक बार वार्तालाप करके भी काम हो सकता था। क्या वे शीर्ष नेतृत्व से उनकी बात नहीं हो पाती या वार्तालाप नहीं हो पाता? और दूसरी बात, प्रमोद जी कह रहे थे कि अनुशासन, अब चाहे कहीं आपने अनुशासन के नाम पे सही, लेकिन मेरी बात तो मानी ना कि आपके यहाँ नेताओं को बोलने का हक नहीं है। अब आपने कहा कि उसको अनुशासन कहते हैं, लेकिन उसको अनुशासन नहीं कहते, उसको तानाशाही कहते हैं। और जहां पे अगर हक नहीं है बोलने का जिस पार्टी में, तो फिर क्या मतलब ऐसे पार्टी में आपको कहने का कि नहीं? तो ऐसी पार्टी में अगर कोई एक आध नेता बोल देता है ना, तब उसकी यह स्थिति होती है। अजय चंद्राकर जी बोल रहे हैं, उनको मंत्री पद नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद मैंने गिनाया कि जो बृजमोहन अग्रवाल जी बोलते हैं तो उनको उनसे पद छीन लिया जाता है, उनको केंद्र में भेज दिया जाता है। और उसके अलावा जो बोल रहे हैं सब हाशिए पे हैं, आज अमर अग्रवाल जी हैं और भी लोग हैं, इनको सबको हाशिए पे रखा गया है। तो चलिए, साधुवाद की आपने माना तो सही कि आपके पार्टी में बोलने नहीं दिया जाता। तो अब उसके अलावा बोल रहे थे कि लाठी डंडे चलते हैं कांग्रेस की, तो कौन से हमारे कार्यक्रम में लाठी डंडे चले हो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर याद है कि धमतरी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जरूर जला दिया गया था कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव के समय में टिकट के मामले में। तो ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। अभिमन्यु जी, आप शायद भूल रहे हैं, शायद जिला चुनाव के टाइम पे ही तब हुआ था, दीपक बैज जी के ठीक सामने ही आपके एक सीनियर नेता, दो नेताओं के बीच में गाली गलौज की स्थिति बन गई थी, और अगर रोकते नहीं तो शायद हाथापाई भी हो जाती। पर खैर, बड़ी विचित्र स्थिति है। प्रमोद जी, इस पे जवाब चाहूंगा। प्रमोद जी, एक तरफ कांग्रेस में आप कह रहे हैं अनुशासन बिल्कुल नहीं है, अनुशासनहीन है, तो वही आपकी पार्टी में कुछ ज्यादा ही अनुशासन नहीं है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता बराबर है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अभी हमारे प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, मंत्री वाली बात बोल रहे थे, तो मैं उनका जवाब देना चाहूंगा कि हमारे पार्टी में सभी को मौका दिया जाता है, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको काम करने का अवसर दिया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा है, जो 30 साल से जो मठाधीश बन के बैठे हुए हैं वही रहेंगे, चाहे चुनाव का नतीजा जो भी हो, चाहे उसको पसंद करे चाहे ना करे। अब गिन लीजिए, आपके सीनियर नेता आज तक कोई चेहरा नहीं बदला है, लगातार 30 साल से जमे हुए हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता सबको मौका देते हैं, और मौका दिया जाएगा सबके समय आने पे। भारतीय जनता पार्टी उनके हिसाब से उनको कहाँ उपयोग करना है, कैसा उपयोग करना है, उसके हिसाब से सबको काम देगी। हमारे पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। माननीय अभिमन्यु जी बस इसी बात को लेकर खुश हो रहे हैं, तो आप लोग खुशी होते रहिए। इससे बढ़िया ये होगा कि आप अपने पार्टी में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को बोलिए कि आप लाठी डंडा ना चलाएं, लाठी डंडा नहीं चला रहे थे और क्या कई गुटबाजी तो है जो छुपाई नहीं छुप पा रही है। आप लोग उसको सुधार ले, आप ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चिंता जता रहे हैं प्रमोद जी कांग्रेस के लिए, लाठी डंडा मत चलाइए। खैर रमेश जी, आप ठीक कह रहे थे कि मुद्दा तो दरअसल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर, लेकिन गांधी जी की लाठी है, चिंता ना करिए जी। तो मुद्दा कहीं से भी शुरू होता है, और ये बात सही है, पॉलिटिकल अफेयर्स की जब बात होती है तो अक्सर हम बातचीत में भटक जाते हैं।
लेकिन जाहिर बात जो आपने कही कि देखिए एक आयोजन हो रहा है विशेष और ये बेहद खास है, लेकिन क्या कहेंगे इस तरह की स्थिति को लेकर जहां पर दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर अनुशासन की बात जरूर करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में तो लग रहा है कि मामले को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इससे कुछ भटकने वाला मसला नहीं है। और अमित शाह जी का मैंने जो दो बिंदु बोले कि एक महत्वपूर्ण ये है कि बस्तर दशहरे को उन्होंने ऐतिहासिक ऊंचाइयां दी, वो मौर्य दरबार में शामिल हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है बस्तर दशहरे में शामिल होना। दूसरा, जिस बिंदु पर आप लोग चर्चा कर रहे थे कि कल 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया, उसके पहले 70 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, उसके पहले जो छत्तीसगढ़ के नक्सल बेल्ट में लंबे समय से बहुत सक्रिय रहे और मुख्य भूमिका में रणनीति तैयार करते रहे, दो बड़े दुर्दांत नक्सलियों को मार गिराया था मुठभेड़ में, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी आप देख रहे हो, मैं अकेले छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां जहां नक्सल प्रभावित हिस्से हैं, आप झारखंड में देखिए, आप तेलंगाना में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, उड़ीसा में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, क्योंकि नक्सलवाद केवल छत्तीसगढ़ से नहीं खत्म होना है, वो पूरे देश से खत्म होना है। दूसरा जो बिंदु अभी अमित शाह जी ने दिल्ली में सेमिनार में कहा था कि नक्सलवाद तब खत्म होगा जब उसकी विचारधारा को एडॉप्ट करने वाले लोग नहीं रहेंगे। ऐसे लोगों को हम मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने मेरे ख्याल से ये अपील भी किया था कि अगर वो लोग मुख्य धारा में शामिल होते हैं तो एक भी गोली नहीं चलेगी। अब इसका कितना पड़ेगा ये अलग विषय है, पर जो उसकी तो उन्होंने डेडलाइन तय कर दी है। लेकिन रमेश जी, आप जो कह रहे हैं कि मामला इतना सीधा है, ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि विजय शर्मा जी भी आज जब जिक्र कर रहे थे जो दशहरा का आयोजन होने जा रहा है उसको लेकर अमित शाह का, तो उन्होंने बार बार नक्सलवाद को लेकर भी बात कही। और क्या इससे ये बात नहीं माननी चाहिए कि ये जो मामला है, इस मामले को बीजेपी हर मंच से बुलाने का प्रयास करती आ रही है? देखिए ये स्वाभाविक है, ये कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक दूसरा पहलू और भी है। जैसे अमित शाह जी कल आ रहे हैं, आपने देखा होगा, आपके पास ये जानकारी जरूर आई कि 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, लेकिन आपके पास ये भी जानकारी होना जरूरी है कि सुकमा के एक गांव में नक्सलियों ने आम नागरिक की हत्या भी कर दी है। तो कहीं न कहीं नक्सली बराबर चुनौती भी दे रहे हैं, चुनौती भी बने हुए हैं। ये भी सरकार के लिए और केंद्रीय गृह मंत्री के लिए एक गंभीर चिंतन का विषय है कि इतने प्रयास के बावजूद भी नक्सलियों का जो प्रभाव है, उनका जो मनोबल है बहुत ज्यादा गिर नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं सक्रिय होते रहते हैं, आम लोगों की हत्या करते रहते हैं। तो ये भी एक गंभीर विषय है, गंभीर मसला है, क्योंकि कल तक तो सुरक्षा बलों को टारगेट करते थे या फिर मुखबिरों को मारते थे, अब कमजोर लोगों को टारगेट कर रहे हैं, शिक्षा दूतों को मार रहे हैं। निश्चित रूप से रमेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, पर खैर समय अब इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक ऐतिहासिक पल है, छत्तीसगढ़ में जो आयोजन होने जा रहा है उसमें पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं। जाहिर तौर पर एक अच्छी सोशल मैसेजिंग तो है ही, लेकिन राजनीतिक दल है, अपने अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं नादिर टीवी। नमस्कार।